चलिए जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। यहां पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो चलिए आपका जवाब यहां पर आ रहा है बी नंबर, और काफी लोग यहां पर डी नंबर दे रहे हैं। याद रखिएगा ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। ये आपके मोहम्मद शाह, ठीक है, कौन? मोहम्मद शाह था जो कि अंतिम था, जो कि आपके मयूर सिंहासन पर बैठा था। आपको हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था नादिर शाह आया था, नादिर शाह आया था 1739 में और मयूर सिंहासन को लूट लेकर चला गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगर आपसे ये पूछे कि कौन से युद्ध में पराजित हुआ था, एक करनाल का युद्ध हुआ था, कौन सा? करनाल का युद्ध। तो करनाल के युद्ध में यहां पर इसे हरा दिया था। तो इतना आपका बन सकता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं, यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा। तो चलिए यहां पर देख सकते हैं आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड या आचरण की शुद्धता व पवित्रता। याद रखिएगा आचरण की शुद्धता और पवित्रता ये भगवान बुद्ध के उपदेश से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह आपका कौन सा है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका 3 का जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए भाई 3 का ऑप्शन यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और आपका जवाब आ रहा है सी नंबर। याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो आपके विशाख दत्त में। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर। आपको याद होगा कि विशाख दत्त ने एक कृति है अर्थात इनकी एक रचना है मुद्रा राक्षस। क्या? मुद्रा राक्षस में। तो मुद्रा राक्षस में इनका विशिष्ट वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी। बहुत दमदार टेस्ट आपका है, याद रखिएगा। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक करते जाइए, ठीक है। तो चलिए बताइएगा कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी। तो 4 का ऑप्शन क्या बनेगा, याद रखिए मिहिर भोज। हमने आपको कई बार बताया मिहिर भोज, ये आपके गुर्जर प्रतिहार शासकों में इन्हें उपाधि मिली थी मिहिर भोज की, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो आपकी क्या थी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कितने लोग सही देने वाले हैं। देव, खरोष्टी, प्राली या ब्राह्मी। याद रखिएगा कि सबसे पुरानी भी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं ब्राह्मी लिपि, ठीक है ना। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो आपकी यहाँ पर ब्राह्मी लिपि थी। अगर आपसे पूछे मंडल कितने हैं, तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल दिए गए हैं। अगर आपसे पूछे सूक्ति कितनी है, तो 10 और 28 सूक्तियां इसमें से दिया गया है। हाँ, एक पॉइंट होता है, ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं उन्हें होता कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। तो चलिए बताइएगा कि इस भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई 6 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर आपने कई बार पढ़ा है और थोड़ा सा नाम घुमा फिरा दिया गया है। याद रखिएगा 6 को ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है आपके सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर 3 अप्रैल, ठीक है, 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे थे और 6 माह बाद जर्मनी, जो कि जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से ही उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन भी किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो चलिए बताइएगा कि अखिल भारतीय सम्मेलन का जो अध्यक्ष चुना गया तो कब, 1919 में एक किसे चुना गया था। 7 का ऑप्शन देना है। चलिए 7 का ऑप्शन आपका आ रहा है, तो याद रखिए आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष आपकी गांधी जी को चुना गया था, याद रखिए गांधी जी को, ठीक है ना, जो कि 23 नवंबर 1919 को होने वाला एक खिलाफत कमेटी सम्मेलन था। कब हुआ था, तो आपके 23 नवंबर 1919 को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया। चलिए 8 का जवाब दीजिएगा कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया। चलिए ऑप्शन यहां पर आ रहा है, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऑप्शन आ गया डी नंबर, ये है आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है, श्याम जी
कृष्ण वर्मा, ये हैं जो कि आपके लंदन में यहाँ पर कह सकते हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था। याद रखिए, इसे हम लोग एक नाम और देते हैं शॉर्टकट में, इंडिया हाउस। क्या बोलते हैं इसे? तो आपका इंडिया हाउस के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर हुआ इतना सब पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? वेदों के पुनरुत्थान का जो श्रेय दिया गया है ये किसे दिया गया है? तो चलिए यहां पर आपको याद होगा कि आपके जो वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों की ओर लौटो मतलब वेदों की तरफ जाने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया था। ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? तो आपके आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि वैदिक परंपरा में विश्वास करने वाले थे, और उन्होंने कहा भी था कि वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। कुल मिला के ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही बेहतरीन आज लाजवाब आपका टेस्ट पेपर है और लगभग लेवल यही प्रकार का रहने वाला है, याद रखिएगा। तो चलिए यहां पर आपका लॉक किया जाता है 10 नंबर में, और ऑप्शन आ गया है यहां पर ए नंबर। याद रखिएगा कि आपके भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? क्या कब प्रारंभ किया गया था? तो आपके 9 अगस्त 1942 को यह प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है ना? तो और आपको एक पॉइंट याद होगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था इस समय एक ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ये ऑपरेशन के तहत जितने भी क्रांतिकारी थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। और इस ऑपरेशन का नाम किसी को याद है तो बताइए जल्दी से बताइए कि आपकी भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा ऑपरेशन के तहत क्रांतिकारियों को यहाँ पर बंदी बनाया जा रहा था? चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा ऑपरेशन 0 आवर। क्या? ऑपरेशन 0 आवर। ठीक है, अगर पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए ऑपरेशन 0 आवर के तहत यहाँ पर कह सकते हैं क्रांतिकारियों को, यहाँ पर गांधी जी और छोटे छोटे जैसे भी नेता है इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो चलिए देखिएगा, ये उत्तरी पूर्वी दिया गया है, और उत्तरी पूर्वी की अगर बात करते हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कौन सा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर तमिलनाडु। तो चलिए 11 का ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी नंबर हो जाएगा आपका तमिलनाडु है, जो कि उत्तरी पूर्वी, उत्तर कहां पर है? इधर पड़ा है, और पूरब यहाँ पर है। इस प्रकार से देखो बारिश जो देखी जाए वो तमिलनाडु है। और इसको हम 2 रूप से जान सकते हैं, जैसे चक्रवाती बारिश होती है या सर्दियों वाली बारिश होती है ना, या उत्तर पूर्वी मानसून इसे कहते हैं। तो आपके तमिलनाडु के जो आपका कोरोमंडल तट है, कौन सा? कोरोमंडल तट में, तो कभी कभी पूछ लेता है कौन से तट पर, तो कोरोमंडल में बारिश करता है। याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सर और आमू नदियां गिरती हैं। यहाँ पर देखिए कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, सर और आमू नदियां। तो चलिए बताइएगा आपका जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिए सर और आमू नदियां गिरती हैं आपके ऑप्शन डी अरल सागर में। आपके लिए कठिन हो सकता है, याद रखिए 12 का ऑप्शन यहां पर बनेगा कौन सा? डी आपके अरल सागर में। कौन से? अरल सागर में गिरती हैं, याद रखिएगा। नाम पूरे अगर बात करें तो सरदैया और आमू दैया। कौन सी? इनको पूरा नाम है, जो नदियों का नाम है सरदैया। ठीक है, दरया ठीक है, सर दरिया और आमू दरिया, ये आपके मध्य एशिया की नदियां हैं। कहाँ की? मध्य एशिया की नदियां हैं, और मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में आती हैं। तो इसे नोट कर लीजिएगा, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन भी था। आगे बढ़ते हैं कि सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। तो चलिए 13 का ऑप्शन देना है, और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर 100% सही दोगे। अगर डेली क्लास ले रहे होगे तो आज 100% यहाँ पर तुक्का भी लगाओगे तो आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमने ट्रिक बताया था। थोड़ा ट्रिक क्या है, बेसिक ही होता है कि जहां पर ज्यादा बारिश हो जाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा बारिश हो जाती है, ऐसे जंगल आपको सदाबहार ही मिलेंगे। तो इस कारण से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन भी मिल गया है ब्राजील। तो ब्राजील के जंगल ये सदाबहार वर्षा वन आपके होते हैं। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। चलिए 14 का ऑप्शन लॉक करना है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, इंदिरा पॉइंट है। तो कौन सा बनेगा?
तो चलिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं यहाँ पर ए नंबर और काफी लोगों के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं सी नंबर। तो चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। आपका जवाब हो जाएगा सी। याद रखिए इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। और जिन लोगों का आंसर यहाँ पर कन्याकुमारी आ रहा है तो उनको बता दें कि जब ये क्वेश्चन बनता है कि कन्याकुमारी कब होगा, तो क्या होता है भारत का जो पृष्ठभूमि का, भारत के पृष्ठभूमि का अंतिम बिंदु पूछ लेते हैं तब कन्याकुमारी लगाते हैं। लेकिन अगर ये दक्षिणतम बिंदु बोले तो आपको हमेशा इंदिरा पॉइंट लगाना है, इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसे पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। क्लियर हो गया है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। ये बताइएगा कि 2011 की जो जनगणना थी इसके लिए आदर्श वाक्य क्या उपयोग किया गया। चलिए 15 नंबर में ऑप्शन को लॉक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवर फ्यूचर आवर कंट्री आवर सेशंस पीपल आर इंडिया आवर सेंस। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका दिया है 15 नंबर में वो डी है। यहाँ पर आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, कौन सा ऑप्शन इसका बनेगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर कहा गया था कि हमारी जनगणना, क्या हमारी जनगणना हमारा भविष्य, क्या हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये बोला गया था। इसका अर्थ होता है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये उपयोग किया गया था एक आदर्श वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नॉर्मन ऑगस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। अब हमने आपको बताया था एक क्वेश्चन ऐसा मिला था डाउट में जिसे हमने आप सभी के साथ क्लियर किया था और डिस्कशन भी किया था। तो हमने कहा था कि इनका जो जन्म हुआ था वो आपके यूएसए में हुआ था। ठीक है, यूएसए में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना जो हरित क्रांति का कार्य किया था वो आपकी मैक्सिको में किया था। तो ऑप्शन क्या लगाना है, ए नंबर आपको लगाना है। हाँ, कभी कभी आपके एग्जाम में संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं दिया होता है ऑप्शन में, तब आपको मैक्सिको लगाना है। वैसे अगर आपको यूएसए देता है तो यूएसए ही आपको लगा देना है। क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो चलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या था। चलिए 17 नंबर में 11वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा कि 5 नंबर में जो आपकी इकोनॉमिक्स आनी है उसमें से समझो 2 नंबर आपकी इसी में याद रखना है कि पंचवर्षीय योजना से आएंगे। तो कुल मिला के 17 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर 9% आर्थिक वृद्धि। तो 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे, हाँ देखो क्या हुआ था कि इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया। स्टार्टिंग में रखा गया था 9%, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर अंतिम 2 वर्ष में, ठीक है, क्या अंतिम 2 वर्षों में लक्ष्य हासिल करना था कितना, तो आपका एक में 10% हुआ और एक में 11% हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो एक क्वेश्चन आपको बैंकिंग से आएगा। बैंकिंग के मतलब देखा जाए तो आपके जितने भी बैंक हैं स्टार्टिंग में स्थापना कब हुई इनके बारे में होगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 18 का ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर। याद रखिएगा कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपके 1969 में। अगर डेट पूछे डेट कब है तो डेट भी याद रखिएगा 19 जुलाई। हमने एक ट्रिक बताया था कि याद रखिएगा 19वें पर देख सकते हैं 20वीं शताब्दी में कौन है, 19 अक्षर, और 19 यहाँ पर है और 19 यहाँ पर है ना। और कब, तो ये आपको याद रखिए जुलाई से सब कुछ आप लोग पढ़ाई करने जाते हैं, जुलाई से। ठीक है ना। तो यहाँ पर 19 जुलाई 1969 को हुआ था 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है। औद्योगिक क्रांति से आशय क्या है 19 नंबर में। तो याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। कहां से, तो इंग्लैंड से हुई थी। किस लिए हुई थी, तो आपके पूंजीवाद के लिए हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। कुल मिला के औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की जो अधिकता थी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। पूंजीवाद की स्थापना हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए आप सभी लोग, हमें विश्वास है कि इस प्रश्न का जवाब हमारे द्वारा मतलब बताने से पहले आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको बताया भी है। तो चलिए बताइएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं।
तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का जब विद्यमान हो जाए, है ना। मतलब ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया है कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र विद्यमान होता है उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। वाह क्या बात है, सभी का जवाब बिल्कुल से सही आ रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत अब तक कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो चलिए बताइएगा कि भारत के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी गारंटी है, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए कि आपको कितने मौलिक अधिकारों मिले हैं, अब तक जो आपको मिले अधिकार वो कितने मिले हैं। तो आप यही कहोगे ना वर्तमान में हमारे पास कितने हैं, तो आपके 6 आपके मौलिक अधिकार हैं। 7वां मौलिक अधिकार था ये संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब आपके पास नहीं है। आर्टिकल 300 के ए में इसे निकाल कर बाहर रख दिया गया है ना। तो आपके पास कितने मौलिक अधिकार हैं, ऑप्शन सी है। अगर किसी प्रकार के मौलिक अधिकार में कोई छेड़छाड़ी करता है या आपके मौलिक अधिकार को छीनता है तो आप सीधा सीधा आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में यहाँ पर जा सकते हैं रिटों के माध्यम से। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है पंचायती राज है जो कि निधि के लिए मुख्यतः निर्भर होती है। कुल मिला के यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था जो आपकी है ये क्या है, तो याद रखिए पंचायती राज व्यवस्था एक प्रशासनिक ढांचा होता है जो कि सरकारी वित्त पर निर्भर होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर ही भर दिया जाएगा कि पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि निधि अर्थात फंड के लिए मुख्यतः सरकारी वित्त पर क्या होती है, निर्भर होती है। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। ये हुआ था 73वें संविधान संशोधन में, है ना। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को एक प्रशासनिक ढांचे के रूप में बदलने के लिए किया गया था, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर आपका क्वेश्चन आ गया है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। चलिए मान लीजिए ये कोई राज्य है और अगर इसको भारतीय संघ के अंदर मिलाना है तो इसका अधिकार किसके पास है, मिलाने का अधिकार किसे दिया गया है। तो हमने आपको बताया था कि सीमा परिवर्तन, है ना, ये आपके संसद के पास दिया गया है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा संसद। आर्टिकल 2 में बताया गया है कि वह नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है। तो चलिए बताइएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनको जो वेतन दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है। तो चलिए यहां पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं, सहायक से नहीं होता भाई, ये होता है संचित निधि से। क्या होता है, तो आपकी संचित निधि से होता है। याद रखिए संचित निधि के तहत ही ये आपका दिया जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है। इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। हमने बताया भी था कि इसको आप जो उद्देशिका है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मान लो आप उद्देशिका कभी नहीं पढ़े हैं तो आप कभी आराम से उसे देख लीजिए क्या क्या वर्ण उसमें लिखे हैं। हमारे देश की सभ्यता के बारे, हमारे देश का जो हुआ है उसके बारे में वही पॉइंट आपको है। तो चलिए यहाँ पर 25 नंबर में क्या बन सकता है, तो देखिए यहाँ पर समाजवादी, ठीक है, समाजवादी वहां भी है। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं आपकी धर्मनिरपेक्ष, जिसे हम लोग पंथ निरपेक्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ये पंथ निरपेक्ष आपको मिलेगा। इसके बाद लोकतंत्र आपको मिलता है, गणराज्य मिलता है। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन लॉक करना है ये बी वाला लॉक करना है, ठीक है ना। बी वाले को लॉक करना है, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो चलिए यहाँ पर बताइएगा कि अगर आप किसी बोतल में पानी पूरा तरीके से भर दें, उसमें से ढक्कन ऊपर लगा दें, तो क्या होता है, जब पानी बर्फ जम जाता है तब क्या होता है, टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा पानी जमने पर फैलता है। हमने आपको बताया था कि जो बर्फ होता है, बर्फ, है ना, जब पानी जब बर्फ बनता है उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। यही कारण है कि सर्दियों के दिनों में जो पाइपलाइन होती हैं वो फट जाती हैं जमने की वजह से। यही पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो चलिए बताइएगा कि अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो बताइए कौन से 2 आपके धनावेश होंगे यहाँ पर 27 में।
यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, यहाँ पर जो ऑप्शन है कौन सा, यहाँ पर 27 का ऑप्शन बी कि अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 होते हैं आपके कौन, प्रोटॉन, और 2 होते हैं न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। यहाँ पर ऐसा आपको ऑप्शन किसमें, तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक में 2 क्या होते हैं, 2 होते हैं प्रोटॉन और 2 होते हैं न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अदर जगह में कहीं प्रोटॉन है, प्रोट्रियानो दिया है, कहीं दो दिया गया है, ये सब गलत दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी। भारी जल की बात करते हैं जिसका सूत्र होता है D2O, क्या होता है, D2O होता है, और इसकी खोज करने वाले एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, है ना, एक भौतिक रसायन शास्त्र भी थे। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका नाम है आपका H.C. उरे। क्या नाम है, H.C. उरे हैं, जिनको याद रखिएगा 1934 में, कब, 1934 में रसायन विज्ञान को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। इन्होंने भारी जल की खोज भी किया था। आगे बढ़ते हैं, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, यहाँ पर लॉक करना है। 29 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो चलिए कह रहे हैं प्रोटीन होते हैं, सभी के जवाब प्रोटीन आ रहे हैं, और काफी शेर यहाँ पर ऐसे भी हैं जो लोग यहाँ पर डी भी दे रहे हैं। तो चलिए भाई यहाँ पर देखते हैं 29 का ऑप्शन कितने लोग सही कर पा रहे हैं। चलिए याद रखिए, इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब बनेगा यहाँ पर 29 का ऑप्शन आपका बनेगा सी। याद रखिए, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो आपका 29 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। इनका निर्माण की अगर बात करते हैं तो एक नाइट्रोजनी पदार्थ या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होते हैं। नाइट्रोजनी पदार्थ या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा इनका निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। चलिए क्वेश्चन दिया है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। चलिए बहुत ही लाजवाब टेस्ट है, याद रखिएगा, लेवल का टेस्ट है और बेहतरीन टेस्ट है। तो आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं इसका काउंटिंग आप लोग पहले से कर लिया करें। चलिए, लार निम्न से किसके पाचन में सहयोग होती है। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, स्टार्च। देखिएगा ऑप्शन ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा कि भोजन को गीला करना और भोजन को लुकदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूक्ति का सही संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए बताइएगा, सूक्ति का संविच्छेद इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन भी दिए हैं और जल्दी से लॉक करिएगा। तो देखो यहाँ पर बनेगा सुधन उक्ति। क्या बनेगा, सुधन उक्ति, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर बने कौन सा, यहाँ पर फर्स्ट आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है। चलिए शुद्ध वाक्य बताना है। पहला पॉइंट आपके सामने दिया है, कह रहा है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है। अरे डायरेक्ट छोटा सा बोल देते भाई कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता है, इतना बढ़ा चढ़ाकर कहने की क्या जरूरत थी, है ना। यहाँ पर हटाइए इसे, फिर है वह बिल्कुल भी बात भी शब्द लगाने की क्या जरूरत थी। यहाँ पर निपात जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। याद रखिएगा कि आपके वाक्यों में शुद्ध शुद्ध में निपात जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है ना। तो देखिए सी वाले में आपको लग रहा है कि नहीं, ये आपका सही दिया है ना। तो यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर देखो इन दोनों में से केवल शब्द लगा दिया है और दोनों लगा दिया है। तो दोनों लगाने के साथ साथ केवल क्यों लगाया, इसको नहीं लगाना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो गया, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कह रहा है मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या होता है। मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना समालोचना, क्या बोलते हैं, समालोचना। तो याद रखिए समालोचना को ही हम लोग मीमांसा कहते हैं। कुल मिला के इसका पर्याय होता है समालोचना, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपने सुना होगा कि बहुत ही आपके राइटर होते हैं जो समालोचना लिखते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। ट्रिक के माध्यम से अगर आप निकालते हैं कैसा और कैसी, कैसा और कैसी के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं।
तो चलिए, चंद्रमा कैसी है या चंद्रमा कैसा है, हम आपसे अगर पूछे कि ये बताइए चंद्रमा कैसी है, तो कहोगे सर ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं चंद्रमा कैसा है, और कैसा से आंसर आया है तो आप आंसर लगा दीजिए, चंद्रमा ही क्या हो गया है, ये पुल्लिंग शब्द हो गया है, क्योंकि अवस्था कैसी है, भूख कैसी है, थकान कैसी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए नंबर राइट हो गया। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे भक्ति रसामृत सिंधु किसकी रचना है। चलिए, भक्ति रसामात्र सिंधु जो रचना है या किसकी रचना है 40 नंबर में। तो याद रखिए, ये है आपके कौन, गोस्वामी जी। कौन, तो आपके रूप गोस्वामी है। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, वियतनाम की मुद्रा क्या है। तो चलिए बताइएगा कि वियतनाम की जो मुद्रा है वो आपकी कौन है, 51 का जवाब देना है। चलिए 51 नंबर में यहां पर आ रहा है मुद्रा डोंग। याद रखिएगा कि वियतनाम की जो मुद्रा है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी डोंग है। ठीक है, डोंग। 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे वियतनाम की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी, तो आपको याद होगा हनोई, है ना, या कभी कभी हम लोग हनाई के नाम से जानते हैं या हनोई के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। क्लियर है ना, इतना सब क्लियर है। ये एशियाई देश है, एशिया में मिलेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। चलिए बताइए कौन सा प्रदेश है, अरुणाचल, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। सही जवाब देना है 52 नंबर में। तो चलिए 52 का ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो दिया गया है सिक्किम। अच्छा देखिएगा, ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यहाँ पर आपका दिया गया नेपाल। देखो यहाँ पर साफ साफ दिया है नेपाल, भूटान और आपका चीन। इसके अनुसार से कौन बनेगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा सिक्किम। कौन बनेगा, यहाँ पर बनेगा सिक्किम। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। अब काफी शेरनी ऐसे भी हैं जो लोग यहाँ पर पश्चिम बंगाल दे रहे हैं, तो भाई पश्चिम बंगाल नहीं पूछा गया है, यहाँ पर दे दिया है क्रमशः, मतलब नेपाल, भूटान और आपकी चीन। क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। किसके, बांग्लादेश के साथ बनाता है, तो भूटान तो आएगा नहीं यहाँ पर। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया गया है, याद रखिएगा, यहाँ पर बांग्लादेश के साथ नहीं दिया गया है। ठीक है ना, तो इस कारण से ऑप्शन क्या बनेगा, सिक्किम ही बनेगा। ठीक है, अगर ये ना दिया होता तब आप लोग यहाँ पर पश्चिम बंगाल को साथ में ले लेते। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो चलिए लॉक करिए, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है लक्षद्वीप। कहां पर है, तो लक्षद्वीप है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर लक्षद्वीप हो जाएगा। ये मात्र आपके 32 वर्ग किलोमीटर में आपका कह सकते हैं बसा हुआ है लक्षद्वीप। ठीक है ना, कवरत्ती जिसकी राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, इसे नोट करिएगा, सभी लोग यहाँ पर नोट करेंगे कि तंबाकू निषेध ये 31 मई को, कहां पर 31 मई, ऑप्शन दिया गया है सी नंबर, 31 मई को मनाते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका दिया गया है 11 जुलाई जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंडिया विंस फ्रीडम शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक आपको बताना है, और आपका जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। तो चलिए काफी लोगों ने प्रयास किया है और जवाब आ रहा है फ्रीडम। फ्रीडम की अगर बात करते हैं, ये आपकी मौलाना आजाद है। कौन, मौलाना आजाद। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब इन चारों में देखा जाए तो जैसे आपके गांधी जी हैं, गांधी जी की बेहतरीन पुस्तक जो पूछी जाती है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, है ना, ये गांधी जी की है। मौलाना जी की तो आपको मिल गई है ना। वहीं पर जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की बहुत पूछी आती है। ठीक है ना, क्लियर है इतना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पुरस्कार और संबंधित क्षेत्रों की निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी का मेल नहीं यहाँ पर है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही नहीं है। देखिए दिया गया कलिंग पुरस्कार, ये दिया जाता है विज्ञान की प्रसिद्धि के लिए दिया जाता है। बुकर पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के लिए होता है। किसके लिए, पत्रकारिता के लिए होता है, ना कि यहाँ पर धर्म में विकास के लिए। तो आपका यहाँ पर सी नंबर गलत हो गया। बुर्लाक पुरस्कार कृषि के लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर आपका जोड़ा सही नहीं दिया गया है, क्योंकि पुलित्जर पुरस्कार होता है पत्रकारिता के लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है
चलिए, कह रहे ओलंपिक खेल समानता कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं। स्पेशल डोज जो आपको दिया जाता है इसे आप जरूर लीजिएगा, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि स्पेशल डोज में ही बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो चलिए बताइएगा, ओलंपिक खेल समानता कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। चलिए 57 का ऑप्शन यहां पर आ रहा है सी नंबर। याद रखिए 4 वर्षों में, ठीक है, 4 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है। कुमला की एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, और ये प्रकाशित जो करता है, कौन प्रकाशित करता है। याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन करता है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट आपकी निकाली जाती। चलिए चालू हो गया। चलिए अब आ रहा है, क्लियर है। चलिए तो देखिएगा, बेगम अख्तर की बात करते हैं। तो बेगम अख्तर की बात करते हैं तो ये क्या है, संगीत से संबंधित। हमने बताया कि एक पाकिस्तानी है। क्या है आपकी, ये पाकिस्तानी है। ऑप्शन आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए आपके सामने कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं, हमने आपको जवाब दिया था, है ना। तो दिया यहाँ पर दिया है कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। बहुत बार हमने आपको बताया है, और यहाँ पर जो जवाब बनेगा कौन हो जाएगा। तो चलिए 60 का ऑप्शन आ रहा है बी। याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं, समताप मंडल। याद रखिए समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वर्तमान में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है। चलिए 91 नंबर में, वर्तमान में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो आपके कौन है। तो याद रखिए 91 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सी, ये आपके श्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। कौन है, श्री प्रकाश जावड़ेकर आपके हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए बताइएगा, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न से किसे चुना गया है। 92 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो ये है आपके मारियो द्रागी। कौन है, मारियो द्रागी हैं। याद रखिए ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 73 वर्ष के हैं, याद रखिए 73 वर्ष के हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पद्म श्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो चलिए बताइएगा कि 88 वर्ष में कौन है जिन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। एक अभिनेत्री हैं, नाम या तो आ ही रहा है, लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आ चुका है। ऑप्शन आपका 93 का बन रहा है, आपका ए नंबर। याद रखिए ए नंबर आपका हो जाएगा शशिकला, ठीक है। किसका है, तो शशिकला का निधन हो गया है, इसे नोट करिए, क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि डेनिम किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो चलिए बताइएगा कि डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो चलिए 94 ऑप्शन की बात करते हैं, ये है आपके दीपिका पादुकोण, ठीक है। दीपिका पादुकोण जो कि काफी चर्चा में रहती हैं। यहाँ पर 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और दीपिका पादुकोण जो कि देख सकते हैं, आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक क्रिकेटर है, इनका नाम है क्या, नाम है इनका नाम माइकल होल्डिंग। क्या नाम है इनका, माइकल होल्डिंग है, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा ये आपके पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं। 2020 के लिए इनको SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, माइकल होल्डिंग को, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है।
तो ये भी क्वेश्चन आपके फिल्म फेयर अवार्ड को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो चलिए 96 का ऑप्शन आपका जवाब आ रहा है ए नंबर इरफान खान। चलिए इरफान खान है भाई, अजय देवगन मत लगाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या लगाना है, इरफान खान लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है। जो आपके प्रवासी मजदूर हैं वो वापस कोरोना के काल में लौट के आ रहे हैं, उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम क्या है बताइएगा। याद रखिए मेरा राशन ऐप। बहुत अच्छे, सभी का जवाब आ गया है। बहुत ही खुशी होती है कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। करंट अफेयर भी आपकी दमदार हो चुकी है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दे दिया है। कुल मिला के यहाँ पर देख सकते हैं जो मिसाइल सिस्टम है उसके उत्पादन में जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं इनको भी भागीदारी बनाने की अनुमति कर दिया है। ये किस संगठन ने किया है, इस संगठन का नाम क्या है। तो इस संगठन आपका दिया गया है कौन, तो आपका DRDO। कौन DRDO करता है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो चलिए अच्छा क्वेश्चन है और इसे नोट करिएगा कि किस राज्य ने हाल ही में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो चलिए 99 को ऑप्शन लॉक करना है। याद रखिए आपके उड़ीसा है। कौन, तो आपके उड़ीसा है। जवाब यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आ रहा है। और उड़ीसा ने यहाँ पर तूफान आने से पहले एक कह सकते हैं डिवाइस और भी बनाई है, जिसके माध्यम से जो भी आपका तूफान होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। ये आपके उड़ीसा ने ही किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत में कौन सा स्थान रहा है। तो एक क्वेश्चन आपके रैंकिंग से आएगा और जल्द ही हम आपको रैंकिंग वाले वीडियो या थ्योरी वाले वीडियो हम आपको बनाने वाले हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो 100 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। याद रखिए 40वें स्थान पर है। कौन से, तो 40वें स्थान पर आपका यहाँ पर आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है। और इसमें से 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को लिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, और आज गद्यांश को हम सॉल्व नहीं कराएंगे, ठीक है ना। अगली क्लास जो इसी है उनमें हम सॉल्व